ये आइडिया जो सारा हम डिस्कस कर रहे हैं, इसको मैं आसिम साहब आज से 2 साल पहले 3 साल पहले मुख्तलिफ जगह पे डिस्कस करते थे, लेकिन इसको कोई शेप नहीं दे पाए थे, इसकी कोई शेप नहीं बनी थी। तो एक दिन ऐसा हुआ कि मैंने घर पे ना रिक्वेस्ट किया आसिम साहब को कि मेरे घर पे आ जाएं, रात का खाना हम इकट्ठे खाते हैं। तो मेरे घर में बड़ा सिंपल सा जो खाना दाल दलिया बनता है, तो मेरे एक हमारे बोर्ड के मेंबर थे, वो भी मौजूद थे, स्पेशली कराची से आए हुए थे। तो मैंने उनकी मुलाकात आसिम साहब से करवाई और ये आइडिया हमने डिस्कस किया। खबर नहीं थी कि ये मैच्योर हो जाना। आज माशाल्लाह इस बात को तकरीबन साल से ज़्यादा हो गया, 1.5 साल हो गए। और उसके बाद ये पहला बैच जो है वो हम लोगों को बताते हैं ना, वो बड़े हैरान होते हैं, कहते हैं यार ये कैसे हो सकता है कि आप कोई प्रेपरेशन फ्री करा रहे हैं सिर्फ इस बुनियाद पे कि कोई काबिल है और डिज़र्व करता है, या प्रेपरेशन उस तक पहुंच नहीं सकी, कोई सोर्स नहीं थे उसके। तो बड़े लोग हैरान होते हैं। मैं कहता हूँ कि जी ये जो टैलेंट होता है और इखलास होता है ना, ये 2 जुमले नहीं आपने कभी बोलने, टैलेंट विद कम्बिनेशन इखलास। सिर्फ टैलेंट भी कोई चीज़ नहीं है, इखलास भी कोई चीज़ नहीं। बड़े बड़े लोग हैं, खालिस हैं, मुखलस हैं, लेकिन नलायक है। मैं मतलब मेरे पास मेरा एक मुलाजिम रहा, बड़ा ही अच्छा बैटमैन होता है ना, बैटमैन। वो इतना मुखलस था, दूसरे दिन कोई ना कोई चैलेंज हो जाता था उसके इखलास की वजह से। मसलन एक दफ़ा क्या हुआ कि वो बैग उठा के रखने लगा, मेरा बैग, मैं एयरपोर्ट जा रहा था तो गाड़ी में रखने लगा, वो मैं पीछे खड़ा, उसने उठा के पहले मेरे सर में मारा, वो कुड़ुम पड़ गया, जैसे कुड़ुम नहीं होता, वो कुड़ुम पड़ गया उसके इंतहाई मुखलस। अच्छा बाद में रोए, फिर वो सॉरी करे, सर मुझे माफ़ कर। और मैं कहा वो छोड़ो यार, ये मारा क्यों तुमने? कहता मैं आपको नहीं मार रहा था, मैं तो इसको रख रहा था। अच्छा दूसरे दिन कोई ना वो ऐसा काम कर देता था। तो ये सिर्फ ऐसे मुखलस ढेरों ढेर, ठीक है कि वो आपके लिए जान देने को तैयार होंगे, ईमानदार होंगे, नमाजी होंगे, हाजी होंगे, काम नहीं आता होगा उन्हें। जो वाक़यात मैंने बड़ी दफ़ा ये सुनाए हुए हैं। आपको इस मुल्क में कई ऐसे लोग मिलेंगे जो कम्पिटेंट हैं, टैलेंटेड हैं, लेकिन ईमानदार नहीं है, करैक्टर नहीं है। तो मेरे पास एक ना कारपेंटर आता था, बड़ी पुरानी बात है 20 साल पहले। वो ना कारपेंटर बहुत अच्छा था, लेकिन कील चोरी कर लेता था, और इतना बड़ा फनकार था कि मैं हैरान हो जाता था। मतलब वो एक दिन मैंने उससे कहा कि अच्छा मुझे पता था कि ऐसा करता है, मैंने कहा यार तू बाज आ जा। कहता नहीं सर मैं नहीं करता। मैं कहा चल मान तो सही कि तू करता है। मान गया, अच्छा मान गया। मैं कहा यार आज नहीं करना। यकीन करो कि उसने बाकी उस दिन मुझे लगा कि नहीं किया कुछ भी, ठीक है। तो जब जाने लगा ना, बोले ना, मुँह ऐसे उसने किया, मुँह बंद करे। उस दिन उसने कील मुँह में डाले हुए थे। फिर उसकी मैंने काउंसलिंग की। मैंने कहा यार बात सुनो कि तुम ये चोरी करके जो कमाते हो मैं तुम्हें वैसे दे दिया करूँगा टिप। बताना मैं चाह रहा हूँ इस मुल्क में बड़े बड़े काबिल लोग हैं, लेकिन करैक्टर नहीं है। इसे हम जो है ना सिविल सर्विसेज की या ऑफिसर्स की लैंग्वेज में कहते हैं 2C। मैं आसिम साहब कहते हैं 2C ऑफिसर हैं। हम कहीं बैठे होते हैं, मैं कहता हूँ अब्दुल गफार कैसरानी, उमर याज शीमा, ये मेरे दोस्त हैं ना जी सारे के सारे। 2C है, कम्पिटेंट एंड करैक्टर। एक ही वक्त में इनके पास कम्पिटेंसी भी है और करैक्टर भी है। इस सारे के सारे बैच का मेरा विजन ये था, एक तो वो बच्चे जो प्रेपरेशन नहीं कर सकते, बड़ी बड़ी महंगी अकेडमीज़ हैं लाहौर में, यकीन करें, इस्लामाबाद में बड़ी बड़ी महंगी, कराची में बड़ी बड़ी महंगी अकेडमीज़ हैं, वहाँ नहीं जा सकते। तो उनको एक डिवोटेड टीचर्स की टीम मिले, जिसको आसिम साहब जैसा एक मुखलिस इंसान, एक खालिस इंसान, एक डिवोटेड इंसान लीड कर रहा हो। और जो फिर हमारा रोल है, फाउंडेशन का रोल है फंड करना, मॉनिटर करना, गाइड करना, राब्ते में रहना, वो हम कर सकें। तो अल्लाह ने बड़ा करम किया कि आज साल तकरीबन मुकम्मल होने को, और अभी साल मुकम्मल नहीं हुआ, और अल्हम्दुलिल्लाह 3 बच्चे पैदा हो गए और 3 बच्चे कामयाब हो गए। तो अब आने वाले साल में इंशाल्लाह मुझे बड़ा यकीन है कि आप ये एक नया अलुमनाई का कॉन्सेप्ट आएगा। ये अलुमनाइज का जो कॉन्सेप्ट है ना बड़ा डिफरेंट होगा कि आप सब के सब एक इदारे से पढ़े हुए हैं। आप ज़रा एक लम्हे के लिए सोचें ना कि आज से 10 साल बाद आप अपने फील्ड का MCMC होता है ना, MCMC कर रहे होंगे सर, तकरीबन MCMC पहुँच चुके होंगे। तो आप MCMC कर रहे होंगे अपनी फील्ड का, और आपका उस वक्त में जो फाउंडेशन का बैच होगा वो CS से जा रहा होगा, ठीक है ना जी। अब वो आपका UT आएगा जब, तो वो आपको बताएगा कि जी मैं भी कासिम अली शाह फाउंडेशन से मतलब पढ़ूँ। अब एक लम्हे के लिए ज़रा फीलिंग सोचें, आपको कितना एक प्राइड फील होगा कि मैं पहला बैच हूँ, ये 10th बैच है। और मैं आपको ये बता रहा हूँ जिन्होंने तीनों ने कुछ अचीव किया, पता नहीं ये साल बाद कह रहे हों कि सर नहीं हम CSS कर चुके, ये खबर नहीं है। मैं बड़े बच्चों को ऐसा जानता हूँ, यकीन करें। और ऐसा भी आपको एक और भी बात बता दूँ, अगर आप में ये 2C है ना, तो CSS हुआ कि नहीं हुआ, ये मैं मार्जिन भी तो देना चाहिए ना यार। लाइफ में आपने कहीं ना कहीं पहुँच जाना है। यानी ये फ़लसफ़ा जिसका मैं प्रीचर था, और कभी कभी बंदा अपनी ही जो बात जिसको प्रीच किया होता है भूल जाता है। इसको मैंने कई दफ़ा अपने दोस्तों से सुना, आसिम साहब से, बाकी दोस्तों से, कि कुछ नहीं हुआ, खैर है, अगर फेलियर है अल्लाह ताला इस फेलियर को कहीं ना कहीं कंपलसेट कर देगा। क्योंकि 2 चीज़ें हैं, एक करैक्टर है
दूसरा काबिलियत है। अल्लाह कोई और मौका दे देगा, और मौका आ जाएगा। तो आज मैं पीछे मुड़ के देखूं 44 की एज पे, तो जितने फेलियर्स थे वो मेरा फ़ायदा थे, मेरा प्रॉफिट थे। मैं वो वाक़यात नहीं सुना सकता, तो टाइम का तो है ही प्रॉब्लम, लेकिन मैं वो सुनाऊं, एक वाक़े से सुना दूं, एक आपकी इजाज़त से। मेरा तो प्रोफेशनल इश्क था ना, वो एक था ज़िंदगी में। वो प्रोफेशनल इश्क का लेवल चेक करें आप, क्या इश्क होगा। मेरा प्रोफेशनल इश्क था मिलिट्री में जाना, फ़ौज में जाना। इश्क क्यों था? मैं जिस शख्स की गोद में मैंने आँख खोली, जिसने उंगली पकड़ के मुझे चलाना सिखाया, वो मेरा ग्रैंडफादर था। तो मैं वो अब्बा जी मैं कहता था उनको, अब्बू को तो अब्बू कहता हूँ, अब्बा जी मैं दादे को कहता था। उनके जितने मेडल्स हैं मेरे पास हैं, 1938 से 1968 के ख़त मेरे पास है। अब इश्क का लेवल देखें मेरा भी उनके साथ क्या होगा। उनकी बेल्ट्स, उनके यूनिफॉर्म, उनके वेपन्स, उनकी ईच सेकेंड वर्ल्ड वॉर लड़ी, देन 65, देन 71, और जो कुछ, ही वॉज अ मैन। मैं मतलब आपको पिक्चर आपके ग्रुप में शेयर कर दूंगा, वो पब्लिक मैंने की हुई है पिक्चर उनकी। आप देखेंगे आपको लगेगा यार ये हैट, ये लॉन्ग कोट, ये आज से 90 साल पहले, यार सोचिए 70-80 साल पहले, आप कहेंगे यार ये गोरा है। उनकी स्पोकन इंग्लिश, उनकी उर्दू राइटिंग, मैट्रिक पास यार उस ज़माने में, नॉन कमीशनड ऑफिसर। सेकंड, उनकी पर्सनैलिटी की खास बात ये थी कि ही लव टीचिंग। यानी जिस तरह मैं इश्क बता रहा हूँ प्रोफेशन का, उनका इश्क फौज में टीचिंग था। वो EME के इंस्ट्रक्टर थे। और जब आपने अगर हिस्ट्री पढ़ी हो तो जब पाकिस्तान बना है ना, तो इनके पास ऑप्शंस थी नॉन कमीशनड के पास, क्योंकि अपनी फ़ौज कम थी हमारी। तो इन्हें ऑप्शन मिली कि आप इन्फेंट्री या अटर्लियों को ज्वाइन कर लें, आर्मर ज्वाइन कर लें। इन्होंने कहा नहीं, मैंने EME में इंस्ट्रक्टर ही रहना है। उस सारे कुलीग्स ने कहा कि हम तो इन्फेंट्री में जा रहे हैं, हमने तरक्की कर जानी है। नहीं समझ आई, आप तरक्की नहीं करोगे। मैं आज सूबेदार हो तो ज़्यादा सूबेदार मेजर बन जाओगे। उन्होंने कहा यार मैं तरक्की यही समझता हूँ कि मैं जो काम करूँ मुझे पसंद है। फ़लसफ़ा देखें, आज से 1947 का ये फ़लसफ़ा उनका ये था। लेकिन जी वो रिटायर हुए 1972 में, और वो सूबेदार मेजर थे। उनकी लास्ट पोस्टिंग लाहौर में थी, ठीक है जी। और उनके जो बैचमेट्स थे वो सब के सब ब्रिगेडियर रिटायर हुए। उनमें से कुछ जनरल तो नहीं बना, लेकिन वो कईयों के नाम मुझे ज़ुबानी याद है कि फ़लाना बंदा गाँव का जो ब्रिगेडियर रिटायर हुआ। और आज उनकी नस्लों के पास प्रॉपर्टी वर्थ क्या होगी यार। देखिए 70s में जो ब्रिगेडियर रिटायर हो रहा है, वो उस टाइम पे ब्रिगेडियर इक्विवेलेंट टू जनरल होता था। आप समझिए मेरी बात के नहीं। और आप सोचेंगे मेरा दादा सूबेदार मेजर, उसके पास साइकिल के अलावा और एक काव के अलावा और 3 मरले के आरे बाजार के घर के अलावा कुछ नहीं था। मेरा इतना क्रेज़ था, करैक्टर क्रेज़ था उनका, उनकी काबिलियत, उनकी अंग्रेज़ी, उनके जुमले, उनकी कुरान से इश्क, पता नहीं क्या क्या। वो बंदा हम में, मतलब मेरी दादी अक्सर कहा करती थी, स्मोकिंग करते थे दादाबू, वो कहते थे 2 खुम्बियाँ पैदा हुई हैं ख़ानदान में। खुम्बी ना पंजाबी में हम खुम्बी कहते हैं मशरूम को। तो खुम्बी जो होती है ना, वो कोई और फसल में अचानक पैदा हो जाती है। वैसे तो अब तो मशरूम प्रॉपर लग रही है, लेकिन फ़र्ज़ कीजिए चावल लगे ना तो उसमें एक खुम्बी लग जाती है। तो दादी मेरी कहा करती थी कि 2 मशरूम्स पैदा हुई हैं, एक तेरा दादा एक तू। मैं वंस नॉट रिकमेंड हुआ, मैं 2 दफ़ा नॉट रिकमेंड हुआ। जब सेकंड टाइम नॉट रिकमेंड हुआ तो मलीर से हुआ, ISSB मलीर। हमें पता लग चुका था कि मैं नॉट रिकमेंड हूँ। और क्योंकि वो एक वाक़या हुआ जैसे पता लग गया कि ये 6 सेलेक्ट हैं, बाकी गए, हम गए। मैं ट्रेन में बैठा, ट्रेन में बैठने के बाद मटियारी तक, मटियारी अच्छा खासा फासला है सर, 3-4 घंटे का फासला कराची से मटियारी, इंटीरियर सिंध, सक्कर से पहले। मेरा रोना नहीं रुक रहा था, इधर से आंसू, यकीन करे बैठो, रोई जा रहा हूँ। जैसे नहीं होती है ये ड्रामे हम देखते हैं हम के, ठीक है कि नहीं, तो उसमें एक्ट्रेस रो रही होती है, मैं रोई जा रहा हूँ। सामने एक सिंधी माई बैठी हुई थी, वो कहती पुत्र कौन मोया समझ को मरा, तो मर गया तेरा। अब मैं उसे क्या बताता कि मेरा कितना इश्क था फौज में जाना। हम कहते हैं ख्वाहिश पूरी होगी तो कामयाब है, ख्वाहिश ना हुई नाकाम है। मैं बता रहा हूँ ख्वाहिश पूरी होगी तो कामयाब हो, ख्वाहिश पूरी नहीं होगी तो फिर भी उसकी ख्वाहिश चल रही है और वो आपके लिए बहुत अच्छा सोचता है। तो मैं ये नहीं कहता जो सिलेक्ट हुए वो अच्छे नहीं रहे, उनका नसीब अपना है, लेकिन मेरे अल्लाह ने हम सबका नसीब बड़े ही ध्यान से, एहतियात से और बड़ी मोहब्बत से लिखा हुआ। वो आपको AC बनाएगा, वो DC बनाएगा, पता नहीं इससे ऊपर कुछ बनाना हो, इससे कोई बेहतर रास्ता हो। मैंने वैसे अभी तक के एक्सपीरियंस में, आसिम भाई का मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस है, मैंने सिविल सर्विसेज में आज तक छोड़ने वाले को भी पछताते नहीं देखा। जो छोड़ जाते हैं ना, मैंने आज तक कोई एक सिविल सर्वेंट नहीं देखा जिसने सिविल सर्विस छोड़ी हो और पछताया, उसको अल्लाह और रास्ते दे देता। मैं तो उमर रियाज का जुमला बड़ा अच्छा है। उमर रियाज साहब कहते हैं कि CSS इज द मोस्ट रिवार्डिंग एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ एट प्रेपरेशन। इन केस ऑफ पास, आप सिविल सर्वेंट में फेल हो जाएं तो इतनी इंटेंस स्टडी आपने नहीं की होती। तो ये एक ऐसा कमाल का तजुर्बा है जिसमें से आप गुजर के मुकाबले के इम्तिहान तक पहुंच रहे हैं और ज़िंदगी में अच्छा सोचें, बड़ा सोचें, खैर की बात सोचें।
आज से 5-6 साल पहले मैं रमज़ान ट्रांसमिशन कर रहा था, मेरा एक कुलीग था, अचानक गायब हो गया और इंग्लिश पढ़ाता था वो मेरी एकेडमी में, और पता लगा जी उसमें पर्चा हो गया, वो बेगुनाही का पर्चा हो गया। वो साथ एक जॉब करता था और साथ मेरे पास इंग्लिश पढ़ाता था। वो जो बेगुनाही का पर्चा हुआ वो मुल्तान जेल में बेचारा, वो मूव करते करते यानी उसमें फ्रॉड गबन करते मुल्तान जेल का केस, मुल्तान चला गया। उन दिनों में मैं रमज़ान ट्रांस में फ़रा के साथ कर रहा था, फ़रा याद, नूरे रमज़ान। तो मुझे ना कोई 27वें 28वें रमज़ान में ख़त मिला। वो ख़त जो था वो इस तरह मिला कि वो ख़त उस लड़के ने जो मेरा कुलीग था, पढ़ाता था मेरी एकेडमी में, उसने ख़त दिया किसी को और कहा इसको पोस्ट इस एड्रेस पे कर देना। वो जेल में था। उस ख़त में लिखा था कि शाह साहब मेरे लिए दुआ कीजिए, मैं बेगुनाह हूँ। दूसरी बात यह है कि मैं रोज़ वहाँ पर ना जेल में अलाउड था टीवी, वो इकट्ठा नहीं सबको बिठा के दिखाते हैं, तो वो सारे बैठ के फ़राक और मुझे देखते थे जो जेल में कैदी थे। कहते सर मैंने जब आपको जिस पहले दिन लगी ना ट्रांसमिशन, मैं रोना शुरू हो गया कि यार ये मेरा वो उस्ताद और मेरा भाई है और दोस्त है जिसको टीवी पहुँच गया। मतलब फर्स्ट वो मेरी अटैम्प्ट ही माशाल्लाह पाकिस्तान के टॉप चैनल से हुई विद हाई रेट्स। मुझे फ़र्क कहा करती नहीं मेरी सैलरी इतनी कम क्यों और तुम्हारी, तुम टीवी पे पहली बार आए हो इतनी सैलरी हाई क्यों है, 4-5 टाइम्स ज़्यादा थी। मैंने कहा मैं सोशल मीडिया पे पैदा हुआ, टीवी में बाद में आया, तुम लोग टीवी पैदा हुआ टीवी पे ही हो। तो वो कहता है सर मेरे लिए तो दुआ करें। दूसरा सर मैं दुआ करें, मैं निकल आया ना, मैंने छा जाना है, निकल आया। चंद दिन पहले मैं एक ज़िले में था और उसको पता लग गया, वो वहाँ असिस्टेंट कमिश्नर था। जो उसने इस्तकबाल किया और जो उसने लव और जो मोहब्बत, तो मुझे उस दिन वो जुमला याद आ गया आसिम भाई आपका कि बड़े बड़े फैसले अंधेरों में किए जाते हैं, कुएं में गिर के फैसला किया जाता है कि यहाँ से निकलना है और उसके बाद नबूवत का सफ़र भी होना है और बड़े बड़े काम होना है। जेलों के अंदर जो कुरान पढ़े होते हैं ना, वो उनके सफ़े ज़्यादा थुल्ले होते हैं। काबे के बाद शायद रो के तड़प के कहीं दुआएं की होती, वो जेलों में की होती लोगों ने। और ये लाइफ में भी हम लोगों की कईयों की जेल चल रही है, हम में से कई लोग जेल में होंगे इस वक्त। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी, थैंक यू, बंडल ऑफ थैंक्स।